गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। असम और मेघालय सीमा पर मंगलवार को 6 लोगों के मारे जाने के बाद एक बार फिर दोनों राज्यों के बीच का सीमा विवाद सुर्खियों में आ गया है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब कुछ ही दिन बाद इसी महीने के आखिर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। देखना होगा कि इस घटना का बातचीत की प्रक्रिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इस बीच दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का सीमा विवाद भी गर्मा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.आर. बोम्मई ने बयान दिया कि जल संकट से त्रस्त महाराष्ट्र के सांगली जिले के कई सीमावर्ती गांवों ने प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में शामिल होने की इच्छा जताई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल बयान जारी कर इस बात का खंडन किया और यह भी कहा कि राज्य के किसी भी गांव के कर्नाटक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। ध्यान रहे, इन चारों राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इनका संकीर्ण राजनीतिक और दलीय हितों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। इन चारों राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। पहले जब केंद्र के साथ साथ इन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी जब तब ये विवाद उग्र रूप धारण करते रहे हैं। असल में पहले भाषाई और फिर अन्य आधारों पर हुए राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में सीमा क्षेत्रों और नदियों के जल बंटवारे से जुड़े कई मसले अनसुलझे रह गए। जंगल और नदी वाले क्षेत्रों, छोटे छोटे इलाकों में अलग सांस्कृतिक और जातीय पृष्ठभूमि वाली आबादी के मद्देनज़र कुछ हद तक ऐसा होना अपरिहार्य भी था। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राज्य परिषद जैसे सांस्थानिक औजारों का ज़्यादा कुशलता से और निरंतरता के साथ इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही मसलों से निपटने के लिए 32 साल पहले अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बैठकों की निरंतरता बनाए नहीं रखी जा सकी। पिछले 16 वर्षों में इसकी सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं। जोनल स्तर पर बैठकें जरूर होती रही हैं, लेकिन कई वजहों से वे कारगर नहीं हुई। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र अलग अलग जोन में आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग कानून है। इसमें दो राय नहीं कि ये विवाद खासे जटिल हैं और स्थानीय आबादी की भावनाओं से जुड़े हैं। इन्हें हल करना आसान नहीं है, लेकिन जब ये हिंसात्मक मोड़ ले लेते हैं तो इन्हें हल करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अंतर्राज्य परिषद जैसे मंचों पर संबंधित पक्षों के बीच निरंतर संवाद भावनात्मक उबाल को काबू में रखने के लिहाज से भी उपयोगी हो सकता है। नेपाल की चुनाव प्रक्रिया जटिल है। इसके नतीजे
अंतिम रूप से आने में पूरे 10 दिन का समय लग जाता है, लेकिन जो इसकी प्रत्यक्ष सीटों के नतीजे आए हैं उनसे मोटे तौर पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपाल में जनादेश किस तरह का है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों की 165 सीटें केंद्र में हैं और ऐसी 330 सीटें राज्यों की विधानसभाओं में हैं। अभी जैसा दिख रहा है, चुनाव के कुछ रुझान तो बहुत स्पष्ट हैं। एक तो यह कि मिली-जुली सरकारें केंद्र और शायद सभी राज्यों में भी बननी है। केंद्र और 7 में से एक भी राज्य में किसी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक 50% से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। दूसरे, इस जनादेश में नेपाली कांग्रेस लीडरशिप की पोजीशन में है। कुल प्रत्यक्ष सीटों में से 1/3 नेपाली कांग्रेस को मिली हैं, जो परोक्ष वोटिंग होती है, यानी जो वोट प्रत्याशी को नहीं पार्टी को दिए जाते हैं। मोटे तौर पर वहाँ भी यही स्थिति है। 1/3 या इससे थोड़ा ज़्यादा सीटें नेपाली कांग्रेस को मिल रही हैं। नेपाली कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वह सबसे बड़ा गठबंधन लेकर चुनाव में गई थी, लेकिन सहयोगियों के नतीजे काफ़ी खराब आए। गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है, जिसकी 17 सीटें आती दिख रही हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त समाजवादी को 10 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। मोटे तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों में 85 से 90 के बीच गठबंधन की आ रही हैं। यह सब मिलाकर भी उनकी मेजॉरिटी मुश्किल से ही बन रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह गठबंधन जनादेश को अपने पक्ष में क्लेम कर सकता है। बात करें 110 अप्रत्यक्ष सीटों की, जो पार्टियों को मिले वोटों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से भरी जाती हैं, तो इनका भी रुझान ऐसा ही है। इससे लग रहा है कि यह मैंडेट सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में होते हुए भी एक तरफा नहीं है। इसके विरोध में जो विपक्षियों का गठबंधन है वह नाम मात्र का ही है। वह लगभग पूरी तरह से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले है, जिसे कुछ समय से लोग केपी शर्मा ओली की पार्टी भी कहने लगे हैं। नेपाली राजनीति में ओली चर्चित व्यक्तित्व हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए काफ़ी विवाद खड़े हुए, खासकर भारत को लेकर। भारत के बरक्स उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा रहा है। इनकी पार्टी के गठबंधन में 140 से ज़्यादा सीटें प्रत्यक्ष सीटें एमाले ने ही लड़ी और 20 सीटें उन्होंने अपने सहयोगियों को दी। सब मिलाकर अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी 50 के आसपास सीटें ही आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस आधार पर वह सरकार बनाने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में वह बने रहेंगे। जिस तरह से हम भारत में जनमत की व्याख्या करते हैं, उस तरह से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह मैंडेट नेपाली कांग्रेस वाले गठबंधन के पक्ष में और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के विरोध में है। लेकिन यह ऊपरी बात ही है, क्योंकि नेपाल में ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी नई बातें हुई हैं। स्टॉप।